हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं फिनॉल के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने फिनॉल में क्या क्या चीजें देखा। फिनॉल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। लैब में कैसे बनाते हैं? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH के साथ हीट करके बनाते हैं। और कॉमर्शियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय क्यूमीन्स प्रोसेस। और मैंने आपको बताया कि टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 88% हम क्यूमीन प्रोसेस से बनाते हैं। व्हाट इज द क्यूमीन? आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। फर्दर इट इज ऑक्सीडाइज्ड and then it gives cumene hydroperoxide. It is distilled over into phenol and acetone और उसके डिस्टिलेशन पर फेनॉल और एसीटोन मिल जाता है। उसके बाद हमने बात किया डॉस प्रोसेस के बारे में। तो डॉस प्रोसेस में क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरोबेंजीन प्लस NaOH गिव फेनॉल। ओके, इट इज डॉस प्रोसेस। देन हमने बात किया राशिक वॉश प्रोसेस के बारे में। तो राशिक वॉश प्रोसेस इज स्पेशली यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, जो कि क्लोरोबेंजीन के मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है। बेंजीन HCl और एयर को क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करने पर बनता है क्लोरोबेंजीन। देन इट इज बॉइल्ड विद वाटर टू गिव फेनॉल। उसको वाटर के साथ बॉइल करने पर फेनॉल मिल जाता है। उसके बाद हमने अगले प्रोसेस पर बात किया। डॉस प्रोसेस के बाद बात किया राशिक वॉश पे। राशिक वॉश के बाद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज डिस्टिल्ड टू गिव फेनॉल। वाटर के साथ ट्रीट कर देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज द मीडियम, तो फेनॉल मिल जाएगा। उसके बाद हमने बात किया बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। तो बेंजीन को हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करने पर भी फेनॉल बन जाएगा। ओके, इसके बाद हमने बात किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ टार। तो टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करते हैं तो मिलता है मिडिल ऑयल। पहले वो मिडिल ऑयल बनाता है और फिर उस मिडिल ऑयल के अंदर बेसिकली फिनॉल और नैप्थलीन दो चीजें रहती है। ठीक है, फिनॉल और नैप्थलीन ठंडा करने पर नैप्थलीन क्रिस्टलाइज हो जाता है एंड देन द रिमेनिंग पार्ट इज वॉश्ड विथ एसिड एंड एल्कली। रिमेनिंग पार्ट को हम एसिड और एल्कली के साथ वॉश करते हैं, मतलब उसमें एड अप कर देते हैं, तो वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो फिनॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट 43, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाटर में सॉल्युबल होता है। डेलिक्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक। तो डेलिक्वेसेंट इट मींस डेलिक्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक मींस विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चराइजर, जो नमी को अवशोषित करता है। डेलिक्वेसेंट वेयर इज द चेंज इन फिजिकल स्टेट, इसकी भौतिक अवस्था भी बदल जाती है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट नेचर। एंड उसके बाद हमने बात किया इसके ऑक्सीडेशन के स्टेप पर। तो फिनॉल जब एयर में ऑक्सीडाइज होगा सिंपली, तब वो क्विनॉन बनाएगा एंड क्विनॉन इज अ पिंक कलर कंपाउंड। देन इसके बाद क्विनॉन when standing for long time then it turns into phenolquinone red, तब वो phenolquinone red में convert हो जाता है। एक और ऑक्सीडेशन पर हमने आपसे बात किया, that is about the Elb's oxidation। तो when phenol is oxidized in peroxo disulfate, तो तब वो K2S2O8 से ऑक्सीडाइज करने पर हाइड्रोक्सी क्विनॉन बनाता है और इसको हम एल्ब्स ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। उसके बाद अब बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के बारे में। अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल मैंने आपको बताया था, फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिड। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है,
phenol is weak acid. phenol कैसा है? weak acid है. its Ka value is 10 to the power minus 10. तो ये तो बात हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू की, कि इसका जो Ka का वैल्यू है ये 10 to the power minus 10 होता है. its Ka value is 10 to the power minus 10. और जो फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वैसी फिनॉल, देन वाटर, देन अल्कोहल, C2H5OH या CH3OH. तो अल्कोहल इस तरीके से, मतलब वाटर से स्लाइटली ज्यादा और अल्कोहल से भी स्लाइटली ज्यादा एसिडिक है ना. तो ये इसका एसिडिक ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे. तो फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिड बट मोर एसिडिक देन वाटर एंड मिथेनॉल. तो अल्कोहल और वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है. ठीक है, अब बात करते हैं इसके एसिडिक बिहेवियर के बारे में. तो विथ एडिशन विथ वाटर, जब फिनॉल को हम वाटर में डालेंगे तो फिनॉल का एसिडिक नेचर व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, व्हेन ट्रीटेड विथ वाटर, देन इट गिव H प्लस आयन. H प्लस आयन पानी में डालने पर H प्लस आयन देता है, वाटर के साथ ट्रीट करने पर H प्लस आयन देता है. एंड फॉर्म स्टेबल फिनॉक्साइड आयन. स्टेबल फिनॉक्साइड आयन, स्टेबल फिनॉक्साइड आयन. तो वाटर के साथ ट्रीट करने पर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन देता है. ये जस्टिफिकेशन है इसके एसिडिक नेचर का. तो फिनॉल को अगर हम वाटर के अंदर डाल दें तो फिनॉल क्या करता है? प्रोटॉन लॉस करता है. इट लॉस द प्रोटॉन एंड फॉर्म स्टेबल फिनॉक्साइड आयन, और स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनाता है विच जस्टिफाई द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, जो कि फिनॉल के एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करता है. ठीक है, तो वाटर में एडिशन करने पर फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बनाता है. ये पहली बात है. दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, फिनॉल when treated with strong alkali, when treated with strong alkali, फिनॉल को अगर प्रबल क्षार के साथ रिएक्ट कराते हैं, ट्रीटेड विथ स्ट्रॉन्ग अल्कली लाइक NaOH, RKOH, treated with strong alkali like NaOH, RKOH, it form salt. तब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा. तो सॉल्ट का फॉर्मेशन किया मतलब ये भी इसके एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करता है. तो फिनॉल को NaOH या KOH के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा. ये भी एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. तो यहां से बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर रिलीज हो जाएगा. पोटाशियम होगा तो पोटाशियम फिनॉक्साइड बन जाएगा. तो ये दूसरा जस्टिफिकेशन हुआ कि फिनॉल, पहला फिनॉल वाटर के साथ फिनॉक्साइड आयन बनाएगा. इट मींस डोनेट H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, इट मींस इट इज एसिड. सेकंड, रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एल्कली टू फॉर्म सॉल्ट. तो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है. ये भी इसका जस्टिफिकेशन हुआ कि फिनॉल स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. फिनॉल स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है. दिस इज द सेकंड जस्टिफिकेशन. अब बात करते हैं इसके वीक एसिडिक नेचर को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे. कभी अगर बोला कि फिनॉल एक वीक एसिड है, आप इसको जस्टिफाई करो, तब कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, when phenol, और ऐसा लिख सकते हैं, phenol do not reacts with NaHCO3 sodium bicarbonate or Na2CO3. Do not react with NaHCO3 or Na2CO3 like weak bases.
फिनॉल वीक बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। फिनॉल वीक बेसिस को डिकम्पोज नहीं करता है, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। विच जस्टिफाई दैट द फिनॉल इज द वीक एसिड, ओके। ये इस बात का जस्टिफिकेशन है कि फिनॉल कैसा है, वीक एसिड है। देखो जैसे हमने कहा C6H5OH प्लस NaHCO3 और Na2CO3, तो आंसर हो जाएगा यहां पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर इसकी जगह पे मैं ऐसा कंपाउंड यूज करूं एसिटिक एसिड प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, then it gives CH3COONA plus CO2 plus water. It means the carboxylic acid like acetic acid or formic acid is able to decompose the weak alkali. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एल्कली को भी डिकम्पोज कर पाते हैं। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है। तो ओके, तो एक बात ध्यान रखेंगे, फिनॉल इज वीक एसिड, फिनॉल इज वेरी वेरी वीक एसिड, वेरी वेरी वीक एसिड बिकॉज cannot decompose, because cannot decompose, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, cannot decompose weak bases or weak alkalis, cannot be decompose weak bases, ये weak base या weak alkali को decompose नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब NaHCO3 या Na2CO3 के साथ जब हम फिनॉल को रिएक्ट करेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिनॉल वाटर के साथ फिनॉक्साइड आयन बनाता है, इट मींस इसने H+ आयन ट्रांसफर किया तो एसिड हो गया, ये इसका जस्टिफिकेशन है। फिनॉल स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, दिस इज अगेन जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। फिनॉल वीक एसिड है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो इट डू नॉट डिकम्पोज द वीक एल्कली, ये किसी भी वीक एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स वीक एसिडिक नेचर। फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, फिनॉल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, वेयर वाटर और मिथेनॉल, वाटर और मिथेनॉल डू नॉट शो द लिटमस टेस्ट, डू नॉट शो द लिटमस टेस्ट, डू नॉट शो द लिटमस पेपर टेस्ट, डू नॉट शो द लिटमस पेपर टेस्ट, जबकि वाटर और मिथेनॉल दोनों ही लिटमस पेपर को के कलर को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। वाटर और मिथेनॉल दोनों लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करते हैं, ये ध्यान में रखना है, ओके। तो दिस इज अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब जैसे मान लो कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि जस्टिफाई द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉल के एसिडिक नेचर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करो, तो जस्टिफाई द एसिडिक नेचर विथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तब कैसे जाएंगे, कैसे शो करेंगे, तब आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके ही बताना पड़ेगा। अभी तक तो इतनी सारी चीजें मैं आपको बता दिया था कि ऐसे ऐसे शो कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए स्पेशली रेजोनेटिंग नेचर से पूछा तब क्या ध्यान रखना है, वाटर और ये फिनॉल, फिनॉल इन वाटर, नाउ इट गिव्स H+ आयन, और H+ आयन बनाने के साथ साथ क्या होगा, ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड into phenoxide ion by transfer H+ ion, and proton in aqueous solution is always exist in form of hydronium ion। अगर aqueous solution में प्रोटॉन है
तो वो वाटर के साथ मिलकर H3O प्लस आयन बना लेता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो पहला जो स्ट्रक्चर आया वो कैसा दिख रहा है अब आपको? अगर मैं इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर से लेता हूं तो ये स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन का, और OH आयन, फिनॉक्साइड आयन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला ग्रुप है ये। इट इज ग्रुप ऑफ पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉक्साइड आयन इज लाइक दिस। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया, डबल बॉन्ड अपर साइड पर चला जाएगा। ओके, तो बॉन्ड इज देयर एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर। ओके, अब जो बॉन्ड की आपकी पोजीशन है वो ऐसी हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर देयर इज द लोन पेयर इज ट्रांसफर हियर, वन पोजीशन छोड़ करके ऊपर वाले पोजीशन पर अभी हमने कोई चेंज नहीं किया है। देयर इज टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर द पॉजिटिव चार्ज बाय वन इलेक्ट्रॉन पेयर, वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और ये अगला स्ट्रक्चर आ गया फिनॉल का। तो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। ओके, तो जब ये लोन पेयर इधर आएगा तो बॉन्ड वन प्लेस लेफ्ट साइड राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, है ना। अगले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो अगला जो स्ट्रक्चर आएगा, व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, द लोन पेयर इज हियर। तो जब लोन पेयर यहां आएगा, अपर साइड पे भी आपने कोई चेंज नहीं किया है। ओके, देयर इज एंड द लोन पेयर इज हियर। तो बॉन्ड आपका यहां आ जाएगा और ये यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी, है ना। तो देयर इज द चार्ज। ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज अगेन अपने ये लोन पेयर वापस से अपने जगह पे जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन से अपनी जगह पर वापस जाएगा। तो नाउ द अनदर स्ट्रक्चर इज देयर। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल। तो ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि इसके एसिडिक नेचर के एक्सप्लेनेशन के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो इट इज विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ये है रेजोनेंस का हेल्प। ठीक है, तो ये इतने सारे फैक्टर जो फिनॉल के एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करते हैं। फिनॉल एसिडिक है क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन ट्रांसफर करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक, फिनॉल स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो ये सब बातें इसके एसिडिक नेचर को जस्टिफाई करती है। वीक एसिडिक नेचर है फिनॉल का। फिनॉल इज द वीक एसिड। फिनॉल वीक एसिडिक है, ये जस्टिफाई होगा क्योंकि वो वीक अल्कली NaHCO3 या Na2CO3 को डिकम्पोज नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो NaHCO3 या Na2CO3 को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ये फिनॉल के एसिडिक नेचर का जस्टिफिकेशन हुआ। अब इसकी अदर प्रॉपर्टीज पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो रिएक्शन विथ जिंक पाउडर। पहले छोटे छोटे प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिएक्शन विथ जिंक पाउडर पता है आपको पहले से। रिएक्शन विथ जिंक पाउडर, तो व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ जिंक पाउडर, व्हेन फिनॉल is heated with जिंक पाउडर। फिनॉल को जब जिंक पाउडर के साथ हीट करते हैं, जिंक डस्ट भी कह सकते हैं, जिंक पाउडर, देन इट गिव बेंजीन। फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ हीट करने पर क्या मिल जाएगा? बेंजीन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फिनॉल विथ जिंक पाउडर हीट करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन। ओके, ZnO बाहर चला जाएगा, जिंक ऑक्साइड ZnO
बाहर चला जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। जिंक ऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का कंपाउंड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। नाइदर एसिडिक और बेसिक और एसिड और बेस दोनों के जैसा काम करता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को हम यूनिवर्सल वाइट, चाइनीज वाइट, फिलोसोफर ऑफ वुल, पोम्फोलिक्स इतने नाम से बुला सकते हैं। ये सब जिंक ऑक्साइड के नाम है। चाइनीज वाइट, यूनिवर्सल वाइट, मतलब दुनिया की सबसे सफेद चीज है जिंक ऑक्साइड, है ना। तो जिंक ऑक्साइड इज द यूनिवर्सल वाइट, चाइनीज वाइट और फिलोसोफर ऑफ वुल, ऑल्सो कॉल्ड पोम्फोलिक्स। इट इज द अनदर नेम ऑफ जिंक ऑक्साइड। इट इज एम्फोटेरिक कंपाउंड और ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड भी है, ठीक है। तो इट इज अबाउट द अदर नेम ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो फिनॉल को जब जिंक पाउडर के साथ हीट करेंगे तो बन जाएगा बेंजीन। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। इट गिव्स साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल बनाएगा फिनॉल, साइक्लोहेक्सानॉल। ओके, तो साइक्लोहेक्सानॉल बना देगा रिड्यूस होने पर। तो फिनॉल इज रिड्यूस्ड विथ निकल। ओके, तो फिनॉल का अगर रिडक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा साइक्लोहेक्सानॉल, साइक्लोहेक्सानॉल। फिनॉल इज reduced into साइक्लोहेक्सानॉल। तो फिनॉल रिडक्शन पर साइक्लोहेक्सानॉल बनाता है। अगला रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ zinc chloride, in presence of zinc chloride, phenol reacts with ammonia, reacts with ammonia to give aniline। phenol अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एनिलीन बनाता है। तो reacts with ammonia to give aniline is called Buchner's reaction, Buchner's reaction, और इसको बुचरर रिएक्शन भी कहते हैं, तो इसका नाम भी याद रखना है। तो फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ, फिनॉल रिएक्ट्स विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव एनिलीन। तो फिनॉल अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो एनिलीन बनाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात फिर से आ गई, ठीक है। और इस रिएक्शन को बुचरर्स रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो फिनॉल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, फिनॉल अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एनिलीन बनाता है। अगला रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5। तो फिनॉल की PCl5 के साथ रिएक्शन, इट गिव क्लोरोबेंजीन, पहले क्लोरोबेंजीन बनाएगा। इट गिव क्लोरोबेंजीन एंड POCl3, क्लोरोबेंजीन के साथ साथ POCl3 बनाएगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन के साथ POCl3 बनाएगा। इट गिव्स क्लोरोबेंजीन एंड फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, POCl3, वेयर POCl3 is more reactive
रिएक्टिव, POCl3 PCl5 से ज्यादा रिएक्टिव होता है। POCl3 इज मोर रिएक्टिव as compared to PCl5, as compared to PCl5. Then after accumulation of POCl3, जब थोड़ा POCl3 एक्यूमुलेट हो जाएगा, बन जाएगा, मतलब जब थोड़ा, आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ POCl3 it reacts with phenol, to give triphenyl phosphate, तब वो खुद फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, रिएक्ट्स विद फिनॉल टू गिव ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। मतलब अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया और ऑप्शन में क्लोरोबेंजीन और ट्राइफेनाइल फॉस्फेट दोनों दिए हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, फिनॉल रिएक्ट्स विथ PCl5 टू गिव, द ऑप्शंस आर क्लोरोबेंजीन एंड ट्राइफेनाइल फॉस्फेट बोथ, है ना, दोनों चीजें दी हुई है, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट भी दिया है और क्लोरोबेंजीन भी दिया है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने आपको PCl5 और फिनॉल का रिएक्शन अल्कोहल के टाइम पे नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्लोरोबेंजीन बनेगा तो सही, ये तो सही बात है कि शुरू में क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन फाइनली वो जब थोड़ा POCl3 एक्यूमुलेट होगा तब वो PCl5 की जगह खुद रिएक्ट करेगा और द मेजर प्रोडक्ट, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फेट एज अ मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इस रिएक्शन में, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो क्लोरोबेंजीन नहीं होगा, थोड़ा बहुत बनेगा लेकिन उसके बाद फर्दर क्लोरोबेंजीन का बनना बंद हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि अगर इसमें क्वेश्चन आया फिनॉल की PCl5 से रिएक्शन, तो जो फाइनल आंसर होगा इट इज ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ओके, तो फिनॉल का रिएक्शन, तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सिंपल, फिनॉल PCl5, इट इज डिपेंड्स ऑन ओनली अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट किया मैंने और ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो शुरुआत में क्या बन जाएगा, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl, बट दिस POCl3 इस रिएक्ट्स विद फिनॉल, ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, C6H5OH प्लस POCl3 का रिएक्शन होगा, एंड द फाइनल एंड द स्टेबल प्रोडक्ट ट्राइफेनाइल फॉस्फेट C6H5 होल थ्राइस PO4, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फेट, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो फिनॉल का PCl5 से रिएक्शन, प्रोडक्ट उसका ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। अगले रिएक्शन पर बात करते हैं। शुरू में क्लोरोबेंजीन बनेगा और POCl3 एक्यूमुलेट करेगा, जब POCl3 का थोड़ा अमाउंट आ जाएगा तब वो PCl5 की जगह इटसेल्फ रिएक्ट करेगा एंड turn the phenol into triphenyl phosphate. Now the next reaction is reaction with FeCl3, reaction with ferric chloride FeCl3, important reaction है, identification test and test which is used for distinguish phenol and alcohol, phenol और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस केमिकल को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज
द टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड अल्कोहल, तो FeCl3 के साथ फिनॉल का रिएक्शन, इट गिव्स iron hexafenoxide, it give complex iron hexafenoxide, iron hexafenoxide नाम का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इट गिव आयरन हेक्साफेनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स, वॉयलेट कलर का ये कॉम्प्लेक्स रहता है, वॉयलेट कलर। ओके, तो ये रिएक्शन भी अल्कोहल्स के साथ नहीं होती, अल्कोहल FeCl3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब एक रिएक्शन देखो यहां पे, ये भी इस बात को जस्टिफाई करेगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ कंपाउंड में +6 भी हो सकता है। आयरन हेक्साफेनॉक्साइड बना, मतलब इन सम कंपाउंड्स आयरन शो द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ कंपाउंड में आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, तो phenol C6H5OH with FeCl3, it gives C6H5O whole 6Fe, iron hexafenoxide, iron hexafenoxide। तो ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है आयरन हेक्साफेनॉक्साइड and its formation is show the +6 oxidation state of iron। okay, तो C6, तो ये आयरन के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ठीक है, आयरन हेक्साफेनॉक्साइड एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन अल्कोहल्स के साथ नहीं होती है। तो अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। लिटमस टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। फिनॉल्स जो है वो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, जबकि अल्कोहल कोई अपीयरेंस शो नहीं करता है। तो देयर इज द केमिकल रिएक्शन व्हिच डिस्टिंग्विश द फिनॉल एंड अल्कोहल। नेक्स्ट, तो ये हुआ FeCl3 के साथ रिएक्शन। अब रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड, फिनॉल का थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। तो क्या ध्यान रखेंगे, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, फिनॉल रिएक्ट्स विथ थैलिक एनहाइड्राइड, फिनॉल रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड in presence of concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, phenol reacts with phthalic anhydride in presence of concentrated sulfuric acid to give phenolphthalein, ठीक है, तो गिव फिनोप्थलीन। तो फिनॉल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके फिनोप्थलीन बनाता है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव फिनोप्थलीन। और फिनोप्थलीन के बारे में भी थोड़ा सा बता दें। फिनोप्थलीन इज Phenolphthalein is indicator phenolphthalein कैसा काम करता है, एज अ इंडिकेटर काम करता है। phenolphthalein इज इंडिकेटर फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में फिनोप्थलीन इंडिकेटर के तरह काम करता है। अभी तो टाइट्रेशन बहुत ही कम हो गए, अभी तो केवल एक मोर सॉल्ट वाला टाइट्रेशन है सिलेबस में, तो वो तो सेल्फ इंडिकेटर कैमोनोफोर से ही हो जाता है। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन इज द इंडिकेटर फॉर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ओके, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एट
at pH 8 to 10, pH 8 to 10 मतलब बेसिक अल्कालाइन मीडियम, pH 8 to 10 का मतलब हुआ अल्कालाइन मीडियम, pH 8 to 10, it gives पिंक कलर, pH 8 to 10 पर ये पिंक कलर देता है, at pH 8 to 10 it gives पिंक कलर, मतलब अल्कालाइन सॉल्यूशन के साथ पिंक कलर देता है। और जब अब इसका ओरिजिनल जो कलर है वो है कलरलेस, कोई कलर नहीं है, अल्कालाइन मीडियम में आने पर ये कलर देता है। इसका मतलब है कि अल्कालाइन मीडियम जो है वो फिनोल्फ्थलीन को आयोनाइज कर देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब एसिड इसके कलर में चेंज नहीं कर पाता है, इस एसिड इसको आयोनाइज नहीं कर पाता है, ये बात हुई। और अल्कली या बेसिक मीडियम जो है वो इसको आयोनाइज कर देता है, और आयोनाइज होगा तो वो पिंक कलर देगा, आयोनाइजेशन पर पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और सेल्फ ये एसिडिक होता है, तो जो इंडिकेटर एसिडिक होते हैं वो अल्कालाइन मीडियम में काम करते हैं, और जो अल्कालाइन होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। तो इट इज समथिंग रिलेटेड विद द इंडिकेटर्स। अब फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, तो देखो हाउ टू राइट द रिएक्शन, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, मतलब थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड। अगर मैं पूरा लिखूं तो ये कंपाउंड है थैलिक एसिड, दिस इज थैलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज द थैलिक एसिड, इट रिलीज द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और P2O5, दोनों में से कोई भी केमिकल यूज कर सकते हैं, P2O5 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब ये बनाएगा थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो थैलिक एसिड से वाटर निकालेंगे तब बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। अब थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करना है फिनॉल के साथ, तो थैलिक एनहाइड्राइड विथ फिनॉल, तो नाउ थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ, थैलिक एनहाइड्राइड विथ फिनॉल, थैलिक एनहाइड्राइड with phenol, concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent, and here only the removal of water। ये स्ट्रक्चर लिखे मैंने दोनों के, there is phthalic anhydride and there is phenol, ओके। क्या करना है, वाटर रिलीज कर दीजिए, कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो नाउ द कंपाउंड इज फिनोल्फ्थलीन, ये C, ये ऑक्सीजन, ये दो वैलेंसी इसकी फ्री, and both the valency containing one phenolic group, एक फिनॉल ग्रुप दोनों के साथ अटैच है, ओके। दिस इज फिनोल्फ्थलीन, ये कंपाउंड है फिनोल्फ्थलीन, और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि ये बाय नेचर एसिडिक होता है, अल्कालाइन सॉल्यूशन के अंदर pH 8 to 10 पर पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वीक एरोमेटिक एसिड और बेसिस होते हैं, इंडिकेटर्स आर वीक एरोमेटिक एसिड और बेसिस which gives the indication about end point of acid base titration, which give the indication about end point of acid base titration by the change in color of the solution, जो acid base titration के end point को सॉल्यूशन के कलर को चेंज करके बताते हैं, सॉल्यूशन के कलर को चेंज करके बताते हैं। तो इंडिकेटर्स आर वीक एरोमेटिक एसिड्स आर बेसिस which gives the indication about end point of acid base titration by the change in color of the solution, and this color change is due to चेंज इन pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, और ये कलर चेंज किसके कारण होता है, चेंज इन pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। तो ये होते हैं इंडिकेटर्स। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल क्षार अनुमापन के अंत बिंदु की सूचना विलयन का pH मान पर विलयन का रंग परिवर्तित करके देते हैं।
अम्लक्षार अनुमापन के अंत बिंदु की सूचना विलयन का रंग परिवर्तित करके देते हैं और रंग का परिवर्तन विलयन के पीएच मान के परिवर्तन के कारण होता है। द कलर चेंज is due to change in pH value of the solution. The color change is due to change in pH value of the solution. Okay, अब बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। तो रिएक्शन विथ acetyl chloride CH3COCl, रिएक्शन विथ acetyl chloride मतलब क्या हो जाएगा, असाइलेशन। रिएक्शन विथ acetyl chloride, तो फिनॉल reacts with acetyl chloride, reacts with acetyl chloride CH3COCl, acetyl chloride to give phenyl acetate, phenyl acetate। तो पहले phenyl acetate बनाएगा। phenol reacts with acetyl chloride to give phenyl acetate, phenyl acetate बनाएगा। ओके, इट इज रीअरेंज, इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। इट इज रीअरेंज टू गिव ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, रीअरेंज टू गिव ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, जो कि रीअरेंज हो जाएगा ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन के अंदर। इट इज रीअरेंज टू गिव ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, फिनॉल विथ acetyl chloride, phenol with acetyl chloride, okay, and here is the reaction। पहले ये रिएक्शन होगी, HCl निकलेगा and now it gives phenyl acetate, बनेगा, है ना, phenyl acetate, and this compound is rearrange, ये अब रीअरेंजमेंट शो करेगा, रीअरेंज, ओके, इसको कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड फ्राइज रीअरेंजमेंट, इसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो रीअरेंज हो जाएगा एंड रीअरेंज टू गिव ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बना देगा रीअरेंज होकर के, रीअरेंज इनटू ऑर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो नाउ द फाइनल कंपाउंड्स आर COCH3 ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी एंड COCH3 पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी, ओके। तो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो दिस इज अबाउट असेटाइलेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को अगर एसिटल क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट गिव्स फिनाइल एसीटेट, देन फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। देन बेंजोइलेशन, और मैंने बेंजोइलेशन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताया था। बेंजोइलेशन, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल, बेंजीन और एनिलीन, हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल, बेंजीन और एनिलीन इज रिप्लेस्ड बाय Cl of benzoyl chloride is called शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन कहते हैं, शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। तो जब फिनॉल, बेंजीन या एनिलीन का
एनिलीन, फिनॉल और बेंजीन का H बेंजोइल क्लोराइड के Cl से रिप्लेस होगा, तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन कहेंगे। तो अब यहां पे देखें, फिनॉल reacts with benzoyl chloride, reacts with benzoyl chloride to give phenyl benzoate, to give phenyl benzoate, rearrange into ortho para हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, जो कि रीअरेंज हो जाएगा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन में। इट इज रीअरेंज इनटू ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। तो एज सेम एज एसेटाइलेशन, जैसा एसेटाइलेशन था वैसा ही है, बस नाम ध्यान रखना है। It is known as Shorten-Baumann reaction. Shorten-Baumann reaction. Benzoyl chloride C6H5COCl पहले स्टेप में HCl लॉस करेगा, and now the product is phenyl benzoate. ये एसिड वाला हिस्सा है, तो phenyl benzoate, and now there is rearrangement. अब रीअरेंजमेंट होगा तो ऑक्सीजन कुछ पोर्शन में ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, तो वहां पर OH को, हाइड्रोजन को ओपन करके OH ग्रुप बना देगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन is the final compound of the reaction. Okay, in the next lecture we are going to discuss some more reaction of phenol, and I think it is over in the next lecture. कोशिश करते हैं, some more reaction is there. Okay, thank you.